इवनिंग एवरीबॉडी। आज हमारा जो सेशन है वो आईज के रिलेटेड है। मैं हूँ अम्मी अंतर्ध्वनि से। अंतर्ध्वनि एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सपोर्ट ग्रुप है। आज हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़े हैं वो है डॉक्टर अनुज शुक्ला, वो रूमेटोलॉजिस्ट है अहमदाबाद के, और डॉक्टर अनुपमा व्यास है, वो एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट है। वो एक कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट है अपोलो हॉस्पिटल में और एम्बर क्लिनिक में। उनके पास पास्ट 12 इयर्स से एक्सपीरियंस है उनके फील्ड में। वेलकम मैम। थैंक यू अमी, थैंक यू सो मच अमी। अनुज सर, ओवर टू यू। हाँ, तो जब आइस का इन्वॉल्वमेंट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है उसकी बात आती है, तो सबसे पहले जिनको भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज डायग्नोज्ड है उनको ये पता होना चाहिए कि आई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत बार उनको आई में प्रॉब्लम होती है लेकिन वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएगी, उनको ऑलरेडी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएगी तो उनको बताएगी ही नहीं कि उनको आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता कि आई की प्रॉब्लम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हो सकती है। तो आई की प्रॉब्लम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में 1/3 यानी 1/3 लोगों को आंखों में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसमें मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो आंखों के दो हिस्से होते हैं, आगे का हिस्सा और पीछे का भाग। तो आगे का भाग उसको उसमें आ जाना, सूजन आ जाना, तो आंख उस कारण से लाल हो जाती है। आंखों को रोशनी में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो रोशनी से बचना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आंखों को देखने में धुंधला दिखता है, तो वो एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस कहते हैं उसको। तो ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। ये इंटरमिटेंट प्रॉब्लम होती है, बीच बीच में होती है, एपिसोड्स होते हैं। तो जो कोई भी 100 एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट ले गए तो 33 पेशेंट्स को उनकी लाइफ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम साथ में होगी, जिसको एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस कहते हैं, जिसमें आंख में एकदम से आंख लाल हो जाना, उसको देखने में धुंधला दिखना, आंख में बहुत तेज दर्द होना, और ये प्रॉब्लम दिन तक रहती है। यूजुअली जब हल्की होती है तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों में ड्रॉप्स देते हैं कुछ डालने के, जिससे दर्द और सूजन कम होता है। और जब ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो फिर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को इंजेक्शन भी आंखों के आसपास देने की जरूरत पड़ती है, या फिर रूमेटोलॉजिस्ट को अपनी दवाइयाँ और हाई पावर की देनी पड़ती है। बायोलॉजिक्स का जिसमें मोस्ट कॉमनली अडालिमब करके इंजेक्शन होता है, वो होता है, या फिर इन्फ्लिक्सिमेब के इंजेक्शन होते हैं जिनको बायोलॉजिक्स कहते हैं, तो जब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसके अलावा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कभी कभी आंखों का कोई हिस्सा लाल हो सकता है, देखने में एक स्पॉट जैसा बन सकता है, जिसको एपिस्क्लेराइटिस कहते हैं, या स्क्लेराइटिस कहते हैं, यानी पूरी आंख लाल हो जाना। उसमें धुंधला नहीं दिखता, बट थोड़ी एक भाग हिस्सा आंख का लाल होता है और उसमें कोई कचरा जैसा पड़ा है वैसा लगता है, और बार बार उसको करना पड़ता है, बट ये चीज कम देखने को मिलती है। आंखों को थकान हो जाना, लगातार जब काम कर रहे कंप्यूटर, या आजकल हम सबको ही कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन से लगातार काम करना पड़ता है, तो उसमें थकान हो जाना वो सब नॉर्मल है। दैट कैन वो डायरेक्टली एंकाइलोजिंग। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेन देखने को मिलती है आंखों का ड्राइनेस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 40% पेशेंट्स को आंखों की ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें आंखों में आंसू बनने कम हो जाते हैं। तो आंखों के अंदर कुछ कचरा पड़ा हुआ है या मिट्टी है लगातार लगता है, और उसको आंखों को बार बार मसलना पड़ता है। कभी कभी लाल भी हो जाती है, जो ढीड़ बोलते हैं, या आंखों के आगे सुबह जब उठते तो ज्यादा पिया बढ़ी जाए, अपने गुजराती में कहिए तो वो भर जाता है, जाती है, कोई बार लाल हो जाने लगता है। बहुत बार पेशेंट्स इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद डॉक्टर ने हमें भारी दवा दे दी या गर्म दवा दे दी, इस कारण से हमारी आंखें हमें परेशान कर, बट वो एक्चुअली बीमारी का भाग ज्यादा है,
ना कि कोई दवाई से हुआ तकलीफ है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खुद में आंखों और मुंह में नमी का कम हो जाना एक उसका लक्षण है, जो हमें वापस 1/3 करीब मरीजों में देखने को मिलता है। ठीक है, ओवर टू यू अमी। राइट, थैंक यू सर। अनुपमा मैम, rheumatoid arthritis और even ankylosing, mainly we are discussing with the ankylosing spondylitis यहाँ पर। तो ankylosing spondylitis की जब बात करते हैं तो mainly इस पे uveitis आती है। uveitis मतलब आँख की मिडिल लेयर होती है। आँख में 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो सफेद लेयर हमको सामने से दिखाई देती है, उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। सेकेंड लेयर बीच की लेयर होती है, जिसको हम यूविया बोलते हैं। और थर्ड लेयर जो आंख के अंदर की होती है वो रेटिना होती है। आंख की जो फ्रंट लेयर होती है, यदि उसमें यूवियाइटिस होती है तो उसको हम एंटीरियर यूवियाइटिस कहते हैं। एंड इस लेयर में जो आगे की लेयर है उसमें आंख में कई तरह की सूजन होने के चांसेस होते हैं। उस सूजन में आंख की आगे की जो फ्रंट लेयर है, जो क्लियर एक कॉर्निया होती है, उसमें डिपोजिशंस हो सकते हैं। आंख की जो अंदर की झिल्लियां हैं वो आपस में चिपक सकती हैं। उनके चिपकने से आंख का जो अंदर एक फ्लूइड होता है उसका सर्कुलेशन बंद हो जाता है और बाद में ग्लोकोमा हो सकता है। ये जो चिपकी हुई लेयर यदि लेंस से चिपक जाती है तो धीरे धीरे लेंस में ये कैटरेक्ट डेवलप कर सकती है। और जब बॉडी में इतने सारा इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है आंख में, तो पीछे पर्दे की लेयर्स में भी सूजन आ सकती है। जो देखने का मेन बिंदु होता है उसे हम मैक्यूला बोलते हैं, उसमें भी सूजन आ सकती है। तो यूजुअली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हम लोग 30 to 40% पीपल में लोगों में कहते हैं कि आंखों की बीमारी आ सकती है। दो आंखों की बीमारी किस रेट पर आएगी इसकी हमारे पास कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि किस पेशेंट को आएगी। जिन पेशेंट्स को सीवियर आर्थराइटिस है, सीवियर एंकाइलोजिंग है, उनको थोड़ा जल्दी आती है। पेशेंट जिनमें पेट की बीमारियां साथ में है, आईबीडी साथ में है, उनको थोड़ा सीवियर यूवियाइटिस आने की चांसेस रहती है और जो विजन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेन जो पेशेंट को इसमें प्रॉब्लम आएगी, रेडनेस रहेगी, विजन थोड़ा ब्लरिंग रहेगा। पेशेंट धूप में जब निकलेगा तो धूप के लिए टॉलरेंस मतलब जो हम धूप तड़का में टॉलरेट नहीं कर पाएगा, धूप में जाके उसकी सेंसिटिविटी टू लाइट टू बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो पेशेंट धूप को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और मेन सिम्टम यही सिम्टम रहते हैं। इन्हीं के बेसिस पर हम पेशेंट को बोलते हैं कि अर्लीस्ट दे हैव टू पिक अप देयर सिम्टम। और यदि वो जल्दी ही अपने सिम्टम पिकअप कर सकते हैं और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लेना रहता है। इनिशियली दवाइयां बहुत ही माइल्ड, हमें ड्रॉप्स रहते हैं या फिर आई के पेरिओक्यूलर इंजेक्शन से हमारा काम चल सकता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो रूमेटोलॉजिस्ट ही करते हैं, पर जो आई और आई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है उन्हें देखने के लिए हमें किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। माइल्ड यूवेइटिस जो होती है, अर्ली यूवेइटिस होती है, दैट कैन बी ट्रीटेड बाय एनी गुड ophthalmologist. Otherwise, if it is a severe and some diagnostic confusions are there, we have UVI specialist also. UVI is a separate branch. मतलब UVI अब हम आँख की एक separate branch बोलते हैं, उससे consult भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को रेडनेस हो रही है आईज में फ्रॉम पास्ट 6 months। सैटरडे क्वेश्चन है, तो उनको 2 times रेडनेस हुई है, वाटरिंग, देयर इज वाटरिंग आल्सो इन द आई। तो क्या रीजन हो सकता है उसका? इट इज ओवर टू मी। ओके, आंख पे 6 महीने में 2 बार रेडनेस हुई है। यदि 2 महीने में रेडनेस हुई है और बहुत ही माइल्ड रेडनेस है, सो यूवियाइटिस होने का चांस बहुत मिनिमम है। यदि कोई और एसोसिएटेड सिम्टम नहीं है साथ में, जैसे कि धूप में जाएं तो तकलीफ नहीं हो रही है, आंख से पानी यदि बहुत ही माइल्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई माइल्ड ड्राइनेस का एपिसोड था ये, या माइल्ड एलर्जी का था। बट स्टिल मेरा सजेशन है कि कोई भी यदि रेडनेस है, यदि 1 या 2 दिन के बियॉन्ड रहती है और इट इज बॉदरसम कि हमको तकलीफ दे रही है कि हाँ हमारा डे टू डे का एक्टिविटी इससे हैम्पर हो रहा है, तो इट इज ऑलवेज गुड हमें हमेशा एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। That, वो मेरा सजेशन है। दो, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से उन्होंने लिखा है 6 महीने में 2 बार माइल्ड रेडनेस हुआ है, शायद उन्होंने ट्रीटमेंट भी नहीं लिया, तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मोस्टली आई अज्यूम दैट, बट सजेशन ये रहेगा कि हमेशा एक डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लेना वुड बी मोर एडवाइजेबल। राइट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आई प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को?
एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो हम लोग मेनली कहते हैं, मेनली यूवियाइटिस इज द टर्म। यूवियाइटिस में भी मेनली एंटीरियर यूवियाइटिस जिसका होने का सबसे ज्यादा चांस है। दो समटाइम्स वी हैव सीन, अभी यही यूवियाइटिस बाद में यदि लॉन्ग स्टैंडिंग रहती है तो ये अपने कॉम्प्लिकेशन देती है, जो सेकेंडरी हमें कैटरेक्ट मिल सकता है, हमें ग्लोकोमा मिल सकता है, हमें कॉर्निया पे डिपॉजिट मिलते हैं जो कि बैंड शेप्ड कैरोटोपैथी कहते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट रेटिना में सूजन हो सकती है, जो मैक्यूला देखने का बिंदु है वहां से नजर झांकी हो जाएगी, विजन हेजी हो जाएगा क्योंकि अंदर सूजन आएगी। वो पेनफुल नहीं रहेगी बट अंदर के पर्दे में सूजन दिख सकती है, एंड ये एक आपका एंटीरियर यूवियाइटिस उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर आर्टिकल इवन एंकाइलोजिंग कैन बी एंकाइलोजिंग में भी ड्राइनेस का इंसिडेंस हो सकता है। एंकाइलोजिंग के साथ भी हमें ड्राइनेस मिल सकती है। एंकाइलोजिंग के साथ में पोस्टीरियर यूवियाइटिस का इंसिडेंस बहुत कम है, पर जो पीछे की यूवियाइटिस है तो उसमें फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, आंख के सामने कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, पर जो मेन हमारे लिए सिग्निफिकेंट है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, दैट इज एंटीरियर यूवियाइटिस, एंड यूजुअली ये एक आंख में होती है टू बिगिन विद, अक्यूट होती है, मतलब बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं होती इनकी, और बारी बारी से अलग अलग आंख में हो सकती है, मतलब एक बार एक आंख में आई फिर दूसरी आंख में आ सकती है। मोस्टली इट बिगिंस विद द यूनिलैटरल, मतलब एक आंख से स्टार्ट होती है और फिर इट टर्न इनटू द दोनों आंख में भी जा सकती है या अल्टरनेट करती रहती है, इट इज लाइक दैट। राइट मैम, ये क्वेश्चन में ही कंटिन्यूएशन है। एक पार्टिसिपेंट को 2 इयर्स से यूवियाइटिस है, तो ड्राइनेस बहुत हो गई आईज में, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, उनको क्या करना चाहिए? पेशेंट हैज यूवियाइटिस एंड 2 इयर्स से है एंड ड्राइनेस होती है उनको आई में, जब भी वो सुबह उठे ना तब, whenever she wakes up. these kind of patient, उनको यूवियाइटिस का ट्रीटमेंट तो चलेगा ही, साथ में उनको कोई भी अच्छे लुब्रिकेंट्स पर रहना पड़ेगा, एंड कई बार हमारा अपार्ट फ्रॉम दैट जो आंख के आसपास ग्लैंड्स होती हैं, मीबोमियन ग्लैंड्स होते हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं कई बार, तो क्वालिटी ऑफ टीयर उतना अच्छा नहीं होता। दो इवन शर्मर इज गिविंग यू गुड टीयर, मतलब हो सकता है कि ड्राइनेस प्रॉपर भी ना हो, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि गर्म पानी का सेक करके आप लिड की मार्जिन जितना क्लीन रख सकते हैं, दिन में जितनी बार गर्म सेक कर सकते हैं 5-5 मिनट के लिए 3 से 4 बार, वो आपका मीबोमियन ग्लैंड्स का फंक्शन रेगुलेट करेगा। वो सेकाई करें, साथ में अच्छे लुब्रिकेंट का यूज करें, डेफिनेटली किसी आई डॉक्टर के कंसल्टेशन में करेंगे, दैट इज गुड। एंड समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ लुब्रिकेशन, मतलब हमने लुब्रिकेंट ड्रॉप दिया और लुब्रिकेंट ड्रॉप के बाद भी हमें ट्रीटमेंट नहीं सूट हो रहा है, तो उसमें सटल मीबोमेनाइटिस का रोल होता है। जो लिड की हमारे बालों के पलक के बाल होते हैं, उनके नीचे ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स इन्फ्लेम रहती हैं, तो उसके में हम बोलते हैं लिड की क्लीनिंग प्रॉपरली कीजिए, लिड स्क्रब प्रॉपरली, कोई थोड़ा शैम्पू का हल्का सा सोप, बेबी सोप लेके आंख के बालों को प्रॉपरली क्लीन करिए, गर्म पानी का सेक करिए, एंड साथ में जो आपका ट्रीटमेंट है वो तो चल ही रहा है। और इफ ड्राइनेस पर से सीवियर, तो फिर हमारे पास टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं हम लोग, कई बार हम टॉपिकल इम्यूनोसप्रेशन वाले ड्रग्स जो साइक्लोस्पोरिन वगैरह है वो भी दे सकते हैं ड्राइनेस को ही ट्रीट करने। फिर ड्राइनेस यदि सेपरेट प्रूवन ड्राइनेस है तो फिर हमारे पास पंक्टल प्लग्स होते हैं, वी हैव सो मेनी ट्रीटमेंट यदि प्रूवन ड्राइनेस है। इफ इट इज जस्ट नॉट प्रूवन, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है, साइन वाइज जब डॉक्टर चेक कर रहे हैं इतने साइन नहीं मिल रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम जो देखते हैं वो मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन मिलता है। So ideally the patient should do this warm compresses और थोड़ा सा local application of antibiotic, that helps patient a lot. Right. एक क्वेश्चन है कि does ankylosing spondylitis cause eye loss? अनुज सर? हाँ, मतलब जैसे जो एक्यूट यूवेटिस होता है उसमें आई लॉस नहीं होता, जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है, बट जैसे मैडम ने बताया कि पीछे का भाग भी कभी कभी इन्वॉल्व होता है, जिसमें पोस्टीरियर यूवेटिस होता है, तो उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट तो उसमें होने के चलते जिनको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज यानी आंतरियों की जो प्रॉब्लम होती है सूजन की, या फिर सोरियासिस के साथ उनको आंखों का इन्वॉल्वमेंट है, उनमें क्रॉनिक यूवेटिस यानी लंबे समय तक आंखों को लगातार पकड़े रहने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है उसमें आंख जाते, जैसे मैडम ने बताया, मैं वापस एक बार स्ट्रेस करूंगी, हाँ। तो वो जब सोरियासिस या इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम होती है तो क्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट लगातार आंखों को असर रहता है,
जिसके कारण से कभी कभी उसमें भी आंखों का लॉस मिल सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो। एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस अगर बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो वो डिस्टर्ब आंखों के अंदर स्कारिंग कर सकता है, जो मिडिल भाग होता है उसमें स्कारिंग कर सकता है, और सेकेंडरी काला मोतिया या ग्लोकोमा की प्रॉब्लम और वो सब हो सकती है, दैट कैन आल्सो अफेक्ट विजन। और वो तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्ली डायग्नोसिस, यानी जैसे ही आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तो जस्ट वो जो बताया कि कभी कभी एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस बहुत फ्रिक्वेंटली होने से या फिर कॉम्प्लिकेट होने से इट कैन लीड टू सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें ग्लोकोमा और आंखों के अंदर जो भाग होता है उसके अंदर स्कार होना यानी खराब हो जाना, तो वो उस कारण से भी विजन लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। यही था मेरे ख्याल से क्वेश्चन, अमी है ना? राइट। सर इसमें कंटिन्यूएशन में ये है कि व्हाट आर द फर्स्ट साइंस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो व्हाट आर द फर्स्ट साइंस कि उसको आईज में कोई प्रॉब्लम है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आई होता है वो एकदम सडन और सिवियर आई इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्यूट मतलब एकदम से आंख लाल हो जाती है, दर्द करती है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को नहीं कंसल्ट करेगा। ऐसा कम है, इतना एकदम से आंख लाल हो जाना, विजन कम होना और 15-20 दिन रहता है, बट फॉलोअप्स उसके बाद इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत बार एपिसोड्स शुरुआत में सिवियर होते हैं, बीच में माइल्ड एपिसोड्स होते हैं, तो सिम्टम्स को ढूंढना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ज्यादातर नहीं पड़ता, बट जहाँ इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम होती है या सोरियासिस साथ में होती है, हल्की आंखों में लगातार लालपना रहना और आंखों में प्रॉब्लम रह रही है, तो डेफिनेटली ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मिल सकते हैं, या फिर ये आंतरियों की सूजन के कारण से आंखों पे असर आने लगा है या नहीं आता। राइट। मैम एक क्वेश्चन है चैट पे कि पेशेंट को सनलाइट या हार्श जो फ्लैश होती है ना उससे इफेक्ट होता है विजन में, तो इज इट रिलेटेड टू यूवीआइटिस? It can be. यूवेइटिस का जो फोटोफोबिया है, मतलब धूप में यदि जाते हैं और धूप में जाने के बाद में आपको देखने में तकलीफ आ रही है धूप में, तो फोटोफोबिया माइल्ड यदि हमारा आंख में जो इनर लेयर्स हैं, बेसिकली जो आइरिस है वही अंदर प्रकाश को कंट्रोल कर रही होती है प्यूपिल की थ्रू, कि हमारा जितना भी हम सनलाइट में जाते हैं तो प्यूपिल हमारी एकदम छोटी हो जाती है कि मिनिमम सनलाइट जाए, और जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं हमारी प्यूपिल बड़ी हो जाती है। तो जो प्यूपिल पुतली का मतलब जो हमें एक कीकी दिखते हैं, कीकी के बीच में एक छोटा सा जो भाग होता है वो प्यूपिल है, वो आइरिस उसी से बनी हुई है, आइरिस उसका सराउंडिंग पार्ट है। तो आइरिस इन्फ्लेमेशन का ये अर्ली साइन हो सकता है कि हम धूप में गए, या फिर इनको ओल्ड यूवेइटिस का एपिसोड रहा है जिसकी वजह से इनकी प्यूपिल जो है, आइरिस जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, तो जो इनका कंट्रोल मैकेनिज्म है सनलाइट में जाने का, अंदर बाहर होते हैं, धूप से अंदर आते हैं, वो खत्म हो गया है। तो या तो ये यूवेइटिस के ऑलरेडी पेशेंट है, नोन पेशेंट है, तो इसमें इनका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है यदि ये कॉन्स्टेंटली रहता है, पर यदि ये नया सिम्टम है तो डेफिनेटली इसका इवेल्युएशन होना चाहिए। राइट मैम, एज यू वर टॉकिंग अबाउट यूवीआइटिस, तो उसकी इन डिटेल आप थोड़ा लाइक गाइड कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होता है, वो कब होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द कॉजेज, द ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इन डिटेल? बिकॉज आपने जो बोला उस हिसाब से यूवीआइटिस ज्यादा होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यस देखिए, पेशेंट के लिए सिर्फ शायद 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज है कि पेन इन द आई, उसके साथ में रेडनेस, थोड़ा सा ब्लरिंग ऑफ विजन और धूप के साथ सेंसिटिविटी। पेशेंट को यदि अपने सिम्टम अर्लीस्ट जज करना है तो उसे ये 4 चीजें ध्यान रखना है। अब कई बार ये होता है कि हमें पेन रेडनेस समझ में आता है, हमें ब्लरिंग नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ब्लरिंग ये एक आंख से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 2 आंख से देख रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा, हमें जितना दूर दिख रहा था हमें उतना ही दूर दिख रहा है। तो आइडियल वे इज दैट कि हमको वो एक आंख बंद करके देखना पड़ेगा, जो आंख हमारी रेड है या जिस आंख में हमें प्रॉब्लम हो रही है, उसके अलावा जो दूसरी आंख है, जैसे राइट आई में प्रॉब्लम है तो हमें दावी आंख बंद करके देखना रहेगा। हमने ये 4 सिम्टम को पेशेंट को जज करना रहेगा कि यदि पेशेंट को दिखने में कमी आई, दिखने में कमी मतलब एक आंख से दिखने में कमी जो एक आंख बंद करके, साथ में आंख में कभी भी रेडनेस है और पेन है, रेडनेस पेन
और ये 4 सिम्टम पेशेंट के लिए हैं। इसके बाद में यदि ये सिग्निफिकेंट है, अक्यूट आया है, तो पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना रहेगा। एंड इसके अलावा अब डॉक्टर किन चीजों से जज करेगा? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जब जाएंगे तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डेफिनेटली आपका विजन चेक करेगा, जो हमारे विजन चार्ट्स के थ्रू होता है। फिर हमारा एक मशीन होता है जिसमें हम स्लिट लैम्प बोलते हैं, जिसके थ्रू हम इंटीरियर जो भाग है, आंख का आगे का भाग है, हम उसको मैग्नीफाइड वर्जन में देख सकते हैं। मतलब दैट इज इन आवर कंट्रोल कि हम उसको 6 गुना से लेके 25 गुना मैग्निफिकेशन में सेम चीज देख सकते हैं कि यदि थोड़ा सा भी आंख में सूजन आना चालू हुई है तो शुरुआती सूजन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम आंख का पर्दा भी चेक करेंगे साथ में कि भाई पर्दे में कुछ सूजन या साथ में कुछ और नहीं चल रहा है। कई बार ये एंकाइलोजिंग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के थ्रू डायग्नोज होता है, क्योंकि माइल्ड बैक पेन होता है, पेशेंट उसे टॉलरेट कर रहा होता है, बट उसे एपिसोड ऑफ यूवीआइटिस आता है, देन हम लोग इवेल्युएट करवाते हैं और फिर पता चलता है कि ओ पेशेंट हैज दिस। पेशेंट वाज इग्नोरिंग, ऐसा नहीं था कि उसे नहीं था, पेशेंट वाज इग्नोरिंग। एंड सर्टेन टाइप ऑफ यूवीआइटिस जैसे कि बेशेट वगैरह की, बेशेट होता है डिजीज, बेशेट डिजीज का तो मोस्टली डायग्नोसिस बाय ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ही होता है। ये एंकाइलोजिंग के अलावा है। और रूमेटोलॉजिक बाकी डिजीजेस में भी, जैसे आरए में ड्राइनेस का इंसिडेंस है ही, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़ोग्रेन्स डिजीज है, ज़ोग्रेन्स में ड्राइनेस का सीवियर इंसिडेंस है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ही है। काफी सारे सोरियाटिक आर्थराइटिस वाला बोला है उन्होंने, आईबीडी वाला जो अपना स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथीज है उनमें भी होने ही वाला है, उसमें भी आई का इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में रहता है। तो आई थिंक जितनी इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस हैं, जिनको भी इम्यून मीडिएटेड ये रूमेटिक डिजीजेस हैं, इन पेशेंट में आई इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना है। कुछ डिजीजेस में बहुत सीवियर इन्वॉल्वमेंट होता है, मे बी लाइक you can get 30-40%, कुछ डिजीजेस में 5 to 10% पेशेंट में चांसेस है, बट हाँ देयर इज चांसेस, हर पेशेंट में चांसेस हैं। और जो बच्चों वाले ये डिजीजेस होते हैं, रूमेटिक जीआईए बोलते हैं जिनको, उनमें तो बहुत सीवियर आई इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस होते हैं, वो काफी रख पड़ते हैं, रिपीटेडली रखने पड़ते हैं। एज फार एज आई थिंक जैसे एएस कंसीडर्ड है, जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंसीडर्ड है, इसमें ऐसे कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है कि आप हर 6 महीने में डॉक्टर के पास जाइए, हर 3 महीने में जाइए, हर साल में जाइए। बेसिकली आप आपके सिम्टम्स को ध्यान रखिए, जहां आपको सिम्टम आते हैं तब जाइए, और अदरवाइज आप रूटीन फॉलो करिए कि जो टिल 40 आपको हर 2 साल में आई चेकअप कराना चाहिए, बियॉन्ड दैट आपको हर साल में एक बार आई चेकअप कराना चाहिए, रूटीन आई कॉम्प्लिकेशंस के, वो फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज सर, कैन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट गो फॉर कैटरैक्ट ऑपरेशन? उनको यूवीआइटिस भी है तो वो कैटरैक्ट ऑपरेशन करवा सकते हैं? यूवीआइटिस भी है और कैटरैक्ट, मतलब जैसे एक्टिव यूवीआइटिस होता है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मोस्टली एक्टिव यूवीआइटिस में कैटरैक्ट नहीं करेंगे। उसको जब यूवीआइटिस बेटर हो जाता है, स्टेबल होता है, तो उसके बाद एज अ कॉम्प्लिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी करवा सकते हैं, उसमें कुछ मना नहीं है, दे कैन गेट कैटरैक्ट सर्जरीज डन आफ्टर दैट। सो ऐसा कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, बट एक्टिव होगा तो मेरे ख्याल से डॉक्टर अनुपमा प्रेफर करेंगे कि यूवीआइटिस को पहले कंट्रोल कर लिया जाए। मैम वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? यस, हाँ, स्टैंडर्ड ये है कि यदि यूवीआइटिस है और यदि हम कंट्रोल कर सकते हैं, यदि माइल्डर वर्जन है और कंट्रोलेबल है, तो 3 महीना क्वाइट आई हो, उसके बाद हम कैटरैक्ट के लिए लें, यदि इफ इट इज पॉसिबल जिन पेशेंट्स में। और जिन पेशेंट में नहीं पॉसिबल होता है तो अंडर द कवर ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, अंडर द कवर ऑफ मतलब मिनिमल एक्टिविटी, मिनिमम डिजीज हो, उस टाइम पर ही हम कैटरैक्ट लेने में, कैटरैक्ट के लिए प्रेफर करते हैं। उस टाइम पर कैटरैक्ट लेंगे तो हमको मिनिमम कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे, क्योंकि अदरवाइज कैटरैक्ट सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस हमको बहुत ज्यादा मिलेंगे, उसमें जो डिजायरेबल हमारा कैटरैक्ट का रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। आंख में सूजन जो होता है, सीएमई होता है, मैक्यूला में इडीमा आने का चांसेस काफी ज्यादा मिल जाएगा यदि हम इन्फ्लेम्ड आई में, जो ऑलरेडी यूवेटिक आई है, ऑलरेडी सूजन वाली आंख है, उसमें ही यदि हम सर्जरी करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, पेशेंट विल नॉट गेट डिजायरेबल रिजल्ट्स। एक पेशेंट का क्वेश्चन है, उनको बाहर ऑन एंड ऑफ मिलना होता है, उनका फील्ड वर्क ज्यादा है, तो he has to wear sunglasses every day because eyes होता है, तो कौन से सनग्लासेस या what is it recommended कि उनको क्या करना चाहिए?
यस, सन ग्लासेस एज अ रूटीन प्रोटोकॉल, जब भी आप सनलाइट में जाते हैं, स्पेशली हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे कि हैवी सन है, और स्पेशली इन अहमदाबाद, तो सन ग्लासेस विथ एनी गुड यूवी प्रोटेक्शन, एनी गुड यूवी प्रोटेक्शन जिसमें 100% यूवी प्रोटेक्शन हो, दैट सन ग्लासेस कैन बी यूज्ड। टिंट, अब उसके बाद में यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस में होता है, फिर उसके आगे कलर होता है, ग्लासेस के अलग अलग कलर होते हैं। तो कलर में आपको आपके लिए सूटेबल, आप एक बार बाहर देख लें, उनको पहन के आप जितने में कंफर्टेबल हो। जो मेनली सनलाइट को रोकता है दैट इज एक येलोइश कलर होता है, एम्बर कलर बोलते हैं, वो एम्बर कलर सबसे ज्यादा लाइट को रोक सकता है। बट नॉर्मल पेशेंट्स के लिए हम एम्बर कलर नहीं एडवाइस करते, पर पेशेंट जिनको लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है या कुछ डिजीजेस होती हैं जिनमें कि वो धूप में निकल ही नहीं सकते, उन पेशेंट्स के लिए हम उन कलर के सन ग्लासेस बोलते हैं। नॉर्मल पेशेंट के लिए वो एनी कलर ऑफ ग्लास, मतलब दैट इज अ टिंट, दैट इज नॉट अ यूवी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी। यूवी एब्जॉर्प्शन ग्लास की प्रॉपर्टी होती है, तो वो यूवी आप किसी भी चश्मे वाले से पूछेंगे, उस ग्लास के ऊपर लिखा ही होता है उसका स्पेसिफिकेशन। तो कोई भी अच्छा यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस लेके आप यूज कर सकते हैं, और आइडियली हर किसी को करना चाहिए, इट्स नॉट योर पेशेंट, इस जनरल रूटीन पॉपुलेशन को सन रेस से, आपको यूवी रेस से आपको बचाना ही चाहिए अपने आप को, आईज को। यस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईज में थोड़ा ब्लर दिखता है, वो स्पॉट्स दिखते हैं ना छोटे छोटे से व्हाइट स्पॉट्स व्हेन यू ओपन आईज, व्हेन यू गेट अप स्टार्ट सडनली, तो वो क्यों होता है? देखिए ये मतलब फ्लोटर हुआ एक तरह का, कि आंख के सामने आपको छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं। अभी ये स्पॉट आपने आंख ब्लिंक करी 2-3 बार और चला गया, तो इसका मतलब कि आंख की ऊपर वाली लेयर पे था, कॉर्निया पे था, दैट इज ड्राइनेस की वजह से था। ठीक है, तो इट इज अ माइल्ड थिंग, उसके लिए आपको बहुत चिंता नहीं करने की जरूरत है। पर हाँ, आपको ड्राइनेस का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यदि आप इंपेरिकली थोड़ा बहुत आप घर पे ही अपना ट्राई करना चाहते हैं, लुब्रिकेंट वगैरह, तो आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, आपने कभी बहुत ज्यादा काम किया और फिर आपको ये दिखाई दिए अचानक से, तो भी ये ड्राइनेस का साइन है कि आपकी आंख की फ्रंट लेयर को न्यूट्रिशन नहीं मिला है। तो उस टाइम में आंख को रिलैक्स करिए। आंख को रिलैक्स मतलब कि आप ब्लिंकिंग करिए फ्रीक्वेंटली। आंख बंद करने से जितना आराम नहीं रहेगा, जितना ब्लिंकिंग करने से रहेगा, क्योंकि हर ब्लिंक के साथ हमारा एक नया आंसू आंख की लेयर पर आता है और पुराना आंसू नाक में ड्रेन हो जाता है। सो एवरी ब्लिंक इज अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रिशन फॉर द आई। फ्रंट लेयर को हमारा न्यूट्रिशन पूरा टीयर से ही मिल रहा है। फिर ये यदि हमारा ऐसा है तो हमें ऐसे करना है, और यदि काफी देर काम करने के बाद है तो जस्ट लुक अवे, कहीं दूर एक बार देख लें किसी ओपन स्पेस पर, और फिर वापस आप काम करिए। और वो चला जाता है तो इनसिग्निफिकेंट है, माइल्ड ड्राइनेस। कभी वो पर्सिस्टेंट है कि मतलब एक जगह वो फिक्स ही हो गया है, आप कहीं भी देख रहे हैं उसी दिशा में वो घूम रहा है, तो वो आंख में या तो आपके लेंस पर कहीं इस तरह का दाग है, या फिर आपकी आगे जो पुतली है, कॉर्निया है, उस पर कहीं दाग है। वो एक फिक्स स्पॉट है, वो किसी तरह का एक दाग हो गया है, वो इस तरह का। फिर यदि आपने जहां आंख घुमाई, आपने ऊपर घुमाई, वो नीचे घूम रहा है, वो रेंडम घूम रहा है, मतलब आपकी आंख मूवमेंट के साथ वो भी घूम रहा है, और किसी भी डिफरेंट डायरेक्शन में घूम रहा है, कि मैंने आंख नीचे घुमाई तो वो ऊपर जा रहा है या राइट लेफ्ट जा रहा है, तो वो विट्रस फ्लोटर हो सकता है। कि जो हमारे आंख के पीछे एक जेली होती है, आंख में लेंस और रेटिना के बीच में हमारा आंख में एक जेली होती है। आंख इज अ हॉलो बॉल, वो अंदर न्यूट्रिशन के लिए जेली एंड फ्लूइड्स होते हैं उसमें। तो इस जेली के अंदर लिक्विफिकेशन हो गया है, वो जेली अपनी कंसिस्टेंसी खो गई है, उसमें किसी तरह के कोई पिगमेंट्स आ गए हैं, या कोई इन्फ्लेमेशन आ गया है, या फिर वो जेली वीक हो गई है, एज के हिसाब से डीजनरेट हो गई है, तो फ्लोटर्स दिख सकते हैं। यदि माइल्ड है, ब्लिंकिंग से चला जा रहा है, तो आप नहीं भी इवेल्युएट करवाएंगे तो चलेगा। बट यदि आपका नहीं जा रहा है और या बढ़ने लग गया है, तो डेफिनेटली ये सीरियस इंडिकेशन है, आपको रेटिना, किसी भी रेटिना पर्सन से इवेल्युएट करवाना चाहिए रेटिना को। यदि ये बढ़ रहे हैं, आपके जो छोटे छोटे आंख के सामने धब्बे दिखते हैं वो बढ़ना चालू हो गए हैं, तो और कांस्टेंट है तो भी एक बार इवेल्युएशन करके देखना चाहिए कि वो क्या चीज है। राइट। मैम, चैट पे एक क्वेश्चन है, the participant is taking Amplinet eye drops 3 times a day और Flarex eye drops ले रहे हैं according to her ophthalmologist. Yes. तो और उनको यूवीआइटिस है past 2 years से, तो
हाँ, मतलब देखिए इसमें 2 तरह की दवाइयाँ दी हुई है। एक तो उन्होंने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दी हुई है और एक स्टेरॉइड दिया है। फेरेक्स इज़ अ माइल्ड स्टेरॉइड एंड जो फर्स्ट ड्रग बोला है वो एनसैड है, नेपाफेनेक बेसिकली। इसमें यदि डॉक्टर ने जज किया है, शी इज़ हैप्पी और उनको लगता है कि ये मिनिमल डोज़ है, इस पर ही रहने की ज़रूरत है, तो रह सकते हैं। दैट इज़ आई थिंक डॉक्टर्स डिसीजन, बट उनको फ्रीक्वेंट फ़ॉलो-अप्स करवाने चाहिए, क्योंकि यदि जब भी लोकल स्टेरॉइड आपका लंबे टाइम तक चल रहा है 1 से 2 साल, और यदि सपोज आप उन लोगों में से हैं जो स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर होते हैं, ऑफ आई के हिसाब से लोग 2 तरह के होते हैं, स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर एंड स्टेरॉइड नॉन रिस्पॉन्डर। स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर मतलब कि जिनको स्टेरॉइड दिया और उनको साइड इफेक्ट होंगे ही, उनका प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा, उनको कैटरेक्ट आएगा, तो मेनली प्रेशर बढ़ेगा। तो आइडियली जब भी आपको स्टेरॉइड चल रहा है इतने लंबे टाइम तक, तो फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन ऑफ प्रेशर होना चाहिए। दैट फ्रीक्वेंसी कुड बी 3 मंथ्स, दैट इज इनफ यदि आपका प्रेशर कंट्रोल है। पर फिर भी मुझे लगता है कि हर 3 महीने में इवैल्यूएशन होना चाहिए, और यदि बॉर्डर लाइन प्रेशर्स हैं तो फिर जो फर्दर टेस्टिंग होती है, फील्ड विजन, विजुअल फील्ड चार्टिंग और हमारे अदर टेस्ट होते हैं ओसीटी वगैरह, वो टेस्ट होने चाहिए। बट ऐसा नहीं कर सकते कि आपको डॉक्टर ने एक बार दवाई दी, डॉक्टर ने बोला ये दवाई चलाओ, और आपको डॉक्टर ने 2 महीने की प्रिस्क्राइब करी और आप साल भर तक लगा रहे हैं। दैट इज आई थिंक आई के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है, बहुत नुकसान कर सकता है, क्योंकि यदि एक बार आपका जो काला पानी या ग्लोकोमा या झामर या आंख का प्रेशर बढ़ गया और वह बढ़ा रहा, तो वो आपकी नस को सुखा देगा, और वो परमानेंट लॉस है विजन का। वो फिर हम रिवर्स, मतलब वो रिवर्स नहीं कर सकते कि वापस आपको नहीं लाके दे सकते। सो आपको डॉक्टर के अंडर केयर तो रहना पड़ेगा यदि आपको माइल्ड स्टेरॉइड चल रहा है। नेपाफेनेक पर से जो फर्स्ट ड्रग उन्होंने बोली, वो ड्रग पर से आंख में और कुछ साइड इफेक्ट नहीं करती, पर वो आई को ड्राइनेस करवाती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली 2 साल से चल रही है, तो कॉर्निया को बहुत ज्यादा ड्राइनेस करवाएगी। तो 2 साल तक यदि वो भी चल रही है, तो साथ में हमको लुब्रिकेंट देना पड़ता है पेशेंट्स को। राइट। अनुज सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को डेस्क वर्क ज्यादा है, कंप्यूटर पे ही रहते हैं ऑलमोस्ट 8-9 आवर्स अ डे, और उनको यूवीआइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है, तो व्हाट इज द प्रिकॉशन जो आप रेकमेंड करोगे पेशेंट को या केयर? एंड आई के लिए जो करना है वो मैं बोल देती हूँ। आई में यूवीआइटिस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अंदर से आने वाला इन्फ्लेमेशन है, उसको आप आगे से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप डिजीज कंट्रोल रख सकते हैं अपनी एंकाइलोजिंग, बट हाँ, आपको आई में रिलैक्सेशन कैसे रहे वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि आई आपको आई में कैसे कंफर्टेबल रहे। तो आई को कंफर्टेबल रखने के लिए फर्स्ट रूल हमारा आई में हमेशा है कि यदि आप कंप्यूटर काम करते हैं तो 20-20-20 इज द रूल। 20-20-20 कहता है कि आप हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर देख लीजिए। तो जैसे आप अपने डेस्क पे बैठे हैं, सामने हॉल में बैठे हैं तो सामने दीवार की तरफ देख लीजिए, खिड़की के पास बैठे हैं तो खिड़की के बाहर देख लीजिए, जिस भी रूम में बैठे हैं उसकी जो लास्ट एक्सट्रीम आपको दिखती है वहां आप देख लीजिए, या फिर खिड़की के बाहर देख लीजिए। दैट यू डू एवरी 20 मिनट्स, सो दैट गिव्स यू रिलैक्सेशन, कि आई को पूरा एक न्यूट्रिशन का पूरा रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। ये एंकाइलोजिंग के लिए भी नहीं, बाकी पेशेंट्स के लिए, मतलब बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन जो कंप्यूटर पे काम करती है उसके लिए भी यूजफुल है। एंड साथ में जब आप बीच बीच में ब्लिंक करने का ट्राई करें, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं हमारी नॉर्मल ब्लिंकिंग होती है 12 से 15 बार 1 मिनट में, एंड हम जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या फोन पे देख रहे हैं या कुछ भी स्क्रीन पे देखते हैं तो हम मुश्किल से 2 से 3 बार ब्लिंक करते हैं पूरे मिनट में। सो ब्लिंकिंग शुड बी फ्रीक्वेंट, क्योंकि एवरी ब्लिंक इज गिविंग यू न्यू टीयर फ्रॉम योर ग्लैंड, एंड वो फिर आपका ड्रेनेज, तो जो ओल्ड यूज टीयर है उसको नाक में ड्रेन कर देती है, हमें पता नहीं चलता, पर कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस आई के लिए चल रहा है। सो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, एंड सेकंड इज दैट, और थर्ड यदि आपको ऐसा माइल्ड कुछ तकलीफ है तो टीयर सब्स्टिट्यूट। ये सब आपको आंख में रिलैक्सेशन के लिए, बट यूवीआइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो हमारे हाथ में नहीं है, हम रिलैक्सेशन रह सकता है हमको। राइट। एक पार्टिसिपेंट को 3 टाइम्स यूवीआइटिस हुआ है इन 1 ईयर। यस। और कोई ऐसा कोई आई ड्रॉप है जिससे उनको यूवीआइटिस ना हो? नहीं, एक्चुअली नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसे रोक सके, पर हमारा जब भी होता है हम उसका क्विक, और उसके लिए बेस्ट वे वही है कि यदि जब भी आपको एक्यूट एपिसोड आ रहा है आप उसको ट्रीटमेंट लीजिए, और यदि कोई माइल्ड एक्टिविटी होती है तो डॉक्टर खुद ही आपको जो ड्रॉप्स होते हैं एनसेड्स के, नेपाफेनेक के, इस तरह के ड्रॉप्स आपको एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आपको यूज करिए।
मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ यदि हमको रहना है, क्योंकि ये दवाओं के साइड इफेक्ट भी हैं स्टेरॉइड्स वगैरह के, तो प्रोफाइलेक्टिक इनका कोई यूज नहीं है। यदि पेशेंट का यूवेटिस क्योर हो गया है तो उस टाइम पे दवा बंद ही कर दे तो बेटर। अननेसेसरी उनको चलाने से कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी बिल्कुल भी मतलब नहीं है। yes. Ma'am, one of the participant has asked what is glaucoma. Yes. Diagnosed हुआ है, तो he wants अच्छा, to understand in detail. yes. ग्लोकोमा मतलब कि आंख का प्रेशर बढ़ना, लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे झामर बोलते हैं हम उसको, ग्लोकोमा को हिंदी में काला पानी बोलते हैं। और आंख का प्रेशर बढ़ जाना, जैसे बॉडी में ब्लड प्रेशर है, हमारी वेसल्स में प्रेशर होता है, वो हॉलो होती हैं, और ब्लड प्रेशर ये जो अपनी रक्त वाहिनियों में जो रक्त का प्रेशर है, दैट इज ब्लड प्रेशर। वैसे ही आंख एक बॉल है, उस बॉल के अंदर फ्लूइड्स भरे हुए हैं, तो ये जो फ्लूइड्स का प्रेशर है ये एक लिमिट में होता है। नॉर्मली हम मानते हैं कि 11 से 21 एक नॉर्मल रेंज है, जो रफ रेंज है, हर पेशेंट के लिए वो भी सही नहीं है, बट ये 11 से 21 के रेंज में आंख का प्रेशर होना चाहिए। और इसके बियॉन्ड यदि प्रेशर है, प्रेशर के साथ में आंख की नस में सूखापन आ रहा है, जो कमजोर हो रही है नस, और ये नस आपकी आंख के फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है साथ में, तो ये सब मिलके हम इस डिजीज कॉम्प्लेक्स को ग्लोकोमा बोलते हैं। अब इसके भी दो तरह के ग्लोकोमास हो सकते हैं। एक क्रॉनिक ग्लोकोमा होता है कि जो धीरे धीरे होता है, जिसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता और पेशेंट को ग्लोकोमा आ जाता है। एक होता है एक्यूट ग्लोकोमा, जिसमें कि पेशेंट को पेनफुल आंख होती है, पेनफुल रेड आई होती है, लाइट्स की तरफ सारा इंद्रधनुष जैसा दिखने लग जाता है, लाइट टूटने लग जाती है, उस तरह का पेनफुल ग्लोकोमा होता है, वो एक्यूट ग्लोकोमा होता है। तो एक्यूट जो ग्लोकोमा होते हैं उनमें हम इमीडिएटली एक नया रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि आंख का फ्लूइड कहीं आपका ट्रैवल होना बंद हो गया है, एक ही जगह रुक गया है, तो हम एक उसको ड्रेनेज का एक एक्स्ट्रा नया रास्ता बना देते हैं, पीआई कर देते हैं वहीं की वहीं, और उसको उससे उसका काम चलने लग जाता है। पर यदि क्रॉनिक ग्लोकोमा है, माइल्ड वाला ग्लोकोमा है, जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आंख की दवाइयां लेनी पड़ती हैं, और वो दवाइयां एक तरह से जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, आपको थ्रू आउट द लाइफ लेनी है, वैसे ही ग्लोकोमा की दवाइयां आपको हमेशा लेनी रहेंगी, मतलब आप लाइफ लॉन्ग लेनी रहेंगी, जीवन पर्यंत लेनी रहेंगी। राइट सर, अनुज एक क्वेश्चन હતો ને, એનો વી વિલ નીડ અ આન્સર ફોર ધેટ। अनुज ડેસ્ક જોબ વાળું જે હતું ને, એમાં એન્કલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ ના પેશન્ટે શું કરવું જોઈએ, અને એને યુવિટાઇટિસ પણ છે અને એન્કલોન પણ છે। હા, એટલે આમ જનરલી બધાને જ કમ્પ્યુટર સતત જોતા જોતા આ બધા પ્રોબ્લેમ હોય, અને જે મેડમે કીધું 20 મિનિટ્સમાં થોડું ગેપ લઈને થોડું રિલેક્સેશન આપીએ તો અને જોબ સારી રીતે કરી શકાય। એઝ સચ જે એન્કાઇલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસમાં યુવીઆઇટિસ હોય એ આના સાથે નડતું નથી, એનું કઈ આના સાથે લેવું દેવું નથી, मतलब उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो देखने का या कंप्यूटर पे काम करने की क्षमता होती है, हाँ, तो वो इंटरमिटेंट होता है, एपिसोड होता है। जब एपिसोड में होता है तब आंखों को बहुत प्रॉब्लम करता है, फिर वो ठीक हो जाता है, और बीच में जनरली जो आंखों का इन्वॉल्वमेंट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है वो परेशान करता है। तो ऐसा उसके कारण से वो करने की मतलब उसके कारण से आपका कंप्यूटर का वर्क कहीं से हैम्पर नहीं होता, बट इन जनरल सबको ही प्रॉब्लम आती है, जिसको आप ऐसा सोच सकते हो कि शायद उस कारण से है। राइट। अनुपमा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट को आईज में कांस्टेंट इरिटेशन रहता है and the patient keeps on rubbing the eye majority of the day, तो वो क्या वजह होगी उसकी? हाँ मैम, यस हाँ, ये जो इरिटेशन यदि है तो इरिटेशन एक तरह से ड्राइनेस का साइन है। ओके, आंख में यदि बहुत इरिटेशन आ रही है, इरिटेशन यूवियाइटिस का साइन नहीं है, ये ऊपर की सरफेस का साइन है। बेसिकली सरफेस मतलब कि जो आपकी कॉर्निया और उस लेयर पे कंजंक्टिवा के लेवल पे प्रॉब्लम है। तो कांस्टेंट इरिटेशन यदि है तो व्हाट इज द क्वेश्चन? आई थिंक रिपीट द क्वेश्चन हमें वंस मोर। इरिटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से वो उनकी आंख कॉन्स्टेंटली रब करते रहते हैं। हाँ, तो वो क्यों हो रहा है उनको? हाँ, मेन कारण आई थिंक ड्राइनेस ही होगा उनको, कॉर्निया में ड्राइनेस, मतलब जो आई के फ्रंट लेयर में ड्राइनेस होगा।
इसके लिए इनको आराम के लिए यही करना रहेगा कि आप लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आते हैं मार्केट में, जो आंख के आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। गर्म पानी का सेक, जैसे मैंने कहा कि कई बार ये लिड मार्जिन का ऑयल डेफिशिएंसी वाले ड्राइनेसेस होते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। गर्म पानी का सेक साथ में आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट, इतना ये घर पे ट्राई करें। इसके बाद भी यदि इरिटेशन नहीं जा रहा है तो फिर एक बार कंसल्ट कर लें किसी आई स्पेशलिस्ट को और आगे का फर्दर मैनेजमेंट फिर वहां से ले। पर मोस्टली इट इज अ ड्राइनेस, ये यूवीआइटिस का साइन नहीं है। नहीं है, राइट राइट राइट। यस मैम, उसके वजह से डज द पेशेंट हैव टू वरी क्यों उनको ब्लाइंडनेस हो सकती है? आइडियली माइल्ड इरिटेशन से ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती, क्योंकि माइल्ड इरिटेशन यदि है तो। पर हाँ, यदि सीवियर इरिटेशन है और वो कॉन्स्टेंटली रब करते रहेंगे तो डेफिनेटली आफ्टर अ टाइम ये कॉर्निया को नुकसान करेगा। कॉर्निया में छोटे छोटे इरोजन्स आएंगे पहले, जो दिखाई नहीं देंगे, बाद में वो छोटी 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 ओपेसिटी होंगी, और इन लॉन्ग रन ये विजन लूज कर सकते हैं। मतलब विजन लूज है ना, विजन कम होता जाएगा, क्वालिटी ऑफ विजन गिरती जाएगी धीरे धीरे, और फिर होगा अक्यूट कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, बट हाँ धीरे धीरे लंबे टाइम में ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है यदि कांस्टेंट इरिटेशन है तो उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, उसी स्टेज में ले लीजिए, तो हो सकता है आपको लंबे टाइम के लिए भी दवाओं की जरूरत ना पड़े, आपको शॉर्ट टर्म कोई कोर्स लेना पड़े दवाइयों का और फिर आप ठीक हो जाए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट को ब्लर विजन है, उन्होंने चेक करवाया तो उनको स्पेक्स नहीं है, नंबर कोई नहीं आया है, तो व्हाट इज द रीजन कि उनकी विजन ब्लर रहती है? यस, देखिए अभी इसमें क्या होता है कि आई में मोस्ट ऑफ द लोग चेक करवाना मतलब बोलते हैं कि चश्मा चेक करवा लिया, किसी चश्मे वाले के पास गए और चेक करवा लिया। चश्मे वालों का जो नॉलेज है बहुत लिमिटेड नॉलेज है। यदि आपके चश्मे का नंबर थोड़ा टेढ़ा भी आया, इट इज नॉट नॉर्मल चश्मे का नंबर, जैसे कि जो सीधा आ गया उनकी मशीन में एक नंबर आया, आपको वो एक लगाएंगे और वो एक आपको सूट कर गया तो दैट इज ग्रेट। अब सपोज आपका उस टाइम पर एक आया क्योंकि आप आंख में जोर लगा रहे थे और आपका गलती से एक नंबर आ गया, पर आपको एक्चुअली एक नहीं था, आपको नंबर कुछ और था, आधा था या पाव था। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इस आधा पाव से कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तो ये हो सकता है कि जो चश्मा चेक करा है, यदि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने नहीं चेक करा है तो वो एक रीजन हो सकता है। पहली चीज, सिंपलेस्ट चीज मैं बोलती हूँ। दूसरा चीज है कि आपका ब्लरिंग है, ब्लरिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कि आपकी फ्रंट जो कॉर्निया की लेयर है वो खराब हो सकती है, आपका अंदर मोतिया की शुरुआत हो सकती है, आपको जो झामर की शुरुआत हो सकती है, आपके पर्दे में कोई शुरुआत हो सकती है, आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज की वजह से पर्दा खराब हो सकता है। मतलब ब्लरिंग ऑफ विजन हमारा मेन सिम्टम है, मतलब पूरी ऑफ्थेल्मोलॉजी जो ब्रांच है उसका जो मेन सिम्टम है वो धुंधला दिखना है। तो उसका तो कोई भी कारण हो सकता है, आंख के किसी भी लेवल पे हो सकता है। मतलब चश्मे का जो चेकअप है उसको हम आई चेकअप नहीं मानते। आई चेकअप का एक पार्ट है नंबर चेक करना, पर उसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आइडियल मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक चेकअप करवाएं अच्छे ढंग से, एंड फिर आप आगे देखिए कि क्या है। यदि चश्मे से इंप्रूव हो गया, हो सकता है छोटा मोटा ही कुछ हो, समटाइम ल्यूब्रिकेशन ड्रॉप से आराम हो जाता है यदि माइल्ड ब्लरिंग है, और कभी हो सकता है कि एज है, अर्ली कैटरेक्ट चालू हो रहा हो, कई कारण हो सकते हैं। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को कांस्टेंट, आगे जो डिस्कस हुआ ना, बर्निंग सेंसेशन रहती है आईज में कॉन्स्टेंटली, तो उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया भी है, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स, रिफ्रेशिंग आई ड्रॉप्स, वो सब द पेशेंट इज टेकिंग आल्सो, पर वो जब भी रीडिंग कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो आईज में से कांस्टेंट वाटर आ रहा है, तो उसका क्या रीजन होगा? यदि हाँ आई में इरिटेशन रहता है और साथ में वो कुछ यूज भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट पर भी है किसी तरह के? हाँ, मेडिसिन का नाम नहीं लिखा है, इन्होंने बोला है रिफ्रेशिंग आई ड्रॉप्स और लुब्रिकेंट्स चल रही है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के ही कंसल्टेशन से चल रही है। ठीक है, यदि फिर भी बर्निंग रह रहा है, मतलब कोई लुब्रिकेंट या यूज कर रहे हैं उसके बाद भी बर्निंग रह रहा है, तो मेरे ख्याल से मेरा सजेशन है कि थोड़ा ड्रॉप्स अपग्रेड करना पड़ेगी। अब लुब्रिकेशन में भी बहुत सारे लुब्रिकेंट्स आते हैं, मतलब सीएमसी आता है, पीवीसी आता है, बहुत सारे टाइप्स के लुब्रिकेंट्स होते हैं, और ड्राइनेस के भी कई सारे टाइप होते हैं, क्योंकि आंख में आंसू के भी 3 लेयर्स होते हैं बेसिकली। तो किसी को ऑयल
उसमें ऑयल की डेफिशिएंसी होती है, किसी को उसमें एक्विस की डेफिशिएंसी होती है, और किसी में उसमें म्यूसिन अडहेशन कम होता है। सो प्रैक्टिकली एक तो यही है कि ड्राइनेस किस तरह का है। यदि वो पहले से उन दवाइयों पे खुश थे और अब खुश नहीं है, तो एक तो वो पहले नोटिस कर ले कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज किया है। या तो सीजनल कुछ हो सकता है, कई बार क्या होता है कि ये समर है, इसमें थोड़ा एलर्जिक पेशेंट हो जाते हैं, तो माइल्ड एलर्जी ने की वजह से उनका वाटरिंग बर्निंग थोड़ा बढ़ गया होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। कई बार ये है कि आपकी वही सेम दवाइयां अब उनका लिमिट आ गया है, वो उससे थोड़ा आपको या तो डोज ज्यादा चाहिए या उससे बेटर ल्यूब्रिकेंट की जरूरत पड़ सकती है। और मुझे जो मोस्ट निग्लेक्टेड एंटाइटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो लगता है कि हम लोग लिड हाइजीन नहीं रखते। हम फेस जब क्लीन करते हैं, हम कभी भी हमारी आई लैशेस को क्लीन नहीं करते, हम सोप लेके कभी भी हमारे आंख के आसपास नहीं घुमाते, आंख के पलकों के बाल नहीं क्लीन करते। तो नॉर्मल मैं कहूंगी कि यदि बर्निंग है तो कुछ दिन 2-3 दिन ये ट्राई कर लें, आंख के पलकों के बाल प्रॉपरली क्लीन करें, थोड़ा गर्म पानी से सेक करें और थोड़ा रिलैक्स करें। एंड फिर भी यदि सिम्टम रह रहे हैं तो फिर से रीएवैल्यूएट करवाइए, अपना डोज आगे पीछे करवाइए, या फिर कोई और कारण है जिसकी वजह से उनको आराम नहीं मिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को 9 इयर्स से एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और अभी रीसेंट आई पेन शुरू हुआ है और यूवीआइटिस नहीं है, वो डिटेक्ट हुआ है, तो बिफोर इट एग्रावेट्स व्हाट आर द स्टेप्स ही शुड टेक? मोस्टली ये आई पेन ऐसे कोई सीरियस आई का इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा नहीं कर रहा। जो टायर्डनेस है या फिर आई की हल्की सी ड्राइनेस होना या आईलिड हाइजीन जो मैडम ने बताया, ये सब रिलेटेड कॉजेज हो गए। अनलाइकली है कि उसको इतने सालों का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और अब आंखों में दर्द रहने लगा, उसका सिवियर कोई आई इन्वॉल्वमेंट हो। अगर कोई रेडनेस नहीं है, सोरियासिस नहीं है, आईबीडी नहीं है, बट स्टिल अगर सिम्टम परसिस्टेंट है तो इट्स ऑलवेज एडवाइज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से एक बार चेकअप करवा ले के इंटरनली आई का कोई प्रॉब्लम हो कि नहीं हो। वन चेकअप वुड बी इनफ। अगर कोई सीरियस इश्यूज नहीं मिलते हैं तो आई थिंक ही कैन रिलैक्स एंड प्रिपेयर, मतलब ये जो थोड़े बहुत रिलैक्सेशन है आई को, वो सब प्रोसेसेस ही कैन कंटिन्यू। राइट। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को रेटिनल इन्फेक्शन है फ्रॉम पास्ट 1 मंथ, तो डॉक्टर ने एडवाइज किया है, डॉक्टर हैज सेड दैट इट माइट बी ड्यू टू ऑटोइम्यून डिजीज, तो ऐसा हो सकता है रेटिनल इन्फेक्शन? हाँ, मतलब रेटिना में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होगा, बेसिकली इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी यदि रेटिनल कुछ भी प्रॉब्लम है तो हाँ, वी नीड टू इवैल्यूएट देम प्रॉपर्ली। उनको पूरा इवैल्यूएशन ही करना पड़ेगा। उसके दोनों कॉजेस हो सकते हैं, इन्फेक्टिव कॉजेस में भी रेटिना इन्वॉल्व होती है, तो इन्फेक्शन भी रूल आउट करना पड़ेगा, ट्यूबरक्लोसिस, बाकी भी जो सिफिलिस एंड अदर कॉजेस होते हैं वो सब भी। एंड साथ में हमको इम्यूनोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा पेशेंट का। सो पेशेंट के सिम्टम, पेशेंट का किस तरह का रेटिना इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह का रेटिना में साइंस मिल रहे हैं हमको, किस तरह की सूजन है, किस तरह का इन्फेक्शन है, मतलब इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से हम आगे डिसाइड करते हैं कि रेटिना में क्या है। बट डेफिनेटली ऑटो इम्यून डिजीजेस में रेटिना इन्वॉल्व हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। यस मैम, व्हाट आर द एक्सरसाइजेस जो आप रेकमेंड करोगे आईज के लिए रूटीन में? यस, देखिए रूटीन में जो एज सच बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस हमारे पास नहीं है। बेसिक जो 2-3 स्टेप्स हैं, आई थिंक मैंने पूरे टॉक में 2-3 बार बोल भी दिया है। जो एक एक्सरसाइज है कि हमें गैजेट्स, अभी नॉट ओनली द कंप्यूटर यूजर्स, जो कंप्यूटर पे काम करते थे, जिनका डेस्क जॉब था, जो 9-10 घंटे कंप्यूटर पे बैठते थे, वो तो बैठे ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी लोग बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, और जो लोग कंप्यूटर पे नहीं बैठे हैं वो व्हाट्सएप पे बैठे हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं, मतलब वो लोग स्क्रीन पर बैठे हैं। हमारे लिए लैपटॉप, मतलब सब स्क्रीन, जितने भी टैबलेट्स हैं, फोन है, टीवी है, सब स्क्रीन है, हम उसको स्क्रीन मानते हैं, हम उसको अलग अलग नहीं कैटेगराइज कर सकते। तो आप काम से या फिर अपने इंजॉयमेंट के लिए या फिर अपना जो भी है रिक्रिएशन के लिए बैठे हैं, या अपना कोई भी प्रोडक्टिव वर्क भी हो सकता है आप उसी पे करते हो, 20-20-20
दैट इज द रूल फॉर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. सो एनी स्क्रीन इफ यूर मतलब आप 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए एक रेस्ट ले लीजिए. वो थोड़ा शुरू में आपको ब्रेन में एक रिमाइंडर रखना पड़ेगा खुद के लिए. धीरे धीरे वो आपकी हैबिट हो जाएगी. आप वहीं बैठे रहिए और आप प्रेफरेबली आप उस जगह से पोजीशन भी चेंज करके थोड़ा उठ के बॉडी हिला सकते हैं, तो बॉडी थोड़ा उठ लीजिए. एंड साथ में आंख का गेज वहां से चेंज कर लीजिए. वहां नहीं देखिए, आप अपना काम सोचिए यदि आपको सोचना जरूरी है, पर कहीं दूर देख लीजिए 20 सेकंड के लिए. और वो जितना दूर और जितना फर्देस्ट पॉइंट होगा उतना ज्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा. सो दैट इज द वन एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज अ फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग. थर्ड इज कि हम थोड़ा डे टू डे का मॉडिफिकेशन, कि जैसे हम यदि बैठे हैं तो एसी के ब्लोअर के सामने ना बैठे, क्योंकि एसी का ब्लोअर डायरेक्टली हमारा, एसीज आर लाइक कल्प्रिट फॉर द ड्राइनेस. एसी क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, तो हमें एसी के ब्लोअर के सामने नहीं बैठना है, क्योंकि वो सीधे सीधे आई में से टीयर्स इवोपरेट कर रहा है. तो एसी का ब्लोअर से आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठे, मतलब आपकी पीठ है ब्लोअर की तरफ एसी के. दैट इज द वन थिंग. आपका 2020 हो गया. थर्ड थिंग, इन बिटवीन इफ यू कैन डू, आपको जैसे है रूटीन आई चेकअप्स का है रोल, आप यदि करवा सकते हैं रूटीन. यदि आपको कहीं भी रबिंग की जरूरत पड़ रही है, फ्रीक्वेंटली आई रब की जरूरत पड़ रही है, तो मेरा सजेशन है कि पहले आप एक बार आई चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि रबिंग हो सकता है माइल्ड ड्राइनेस, माइल्ड चश्मे का नंबर, किसी भी चीज की एक बिगिनिंग का साइन है. फर्स्ट एक चेकअप करवा लीजिए. फिर हो सकता है कि आपको एक माइल्ड लिब्रिकेंट की जरूरत है, डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो उसे आप आराम से अपनी नीड के हिसाब से थोड़ा बहुत डाल सकते हैं. और कंप्यूटर यूजर्स अदरवाइज भी डाल सकते हैं लुब्रिकेंट, just to give their eyes relaxation. And lid hygiene, जो hygiene around the eye, और बाहर जाएं तो सनग्लासेस. इतना हम खुद कर सकते हैं. बाकी जो आंख को घुमाना है, इधर उधर करना है, वो एज सच पर से आई एक्सरसाइजेस में बहुत आता नहीं है, बट आई मूवमेंट कैन बी डन. और कुछ एक्सरसाइज होती है यदि हमको लगता है कि पेशेंट का कन्वर्जेंस वीक है, जो अंदर ले जाने की दोनों आई की क्षमता उनकी कम है, तो उसमें हम पैन की एक्सरसाइज और पेंसिल पुशअप्स देते हैं. बट वो यूजुअली डॉक्टर देख के डिसाइड करता है पेशेंट को कि वो मसल्स वीक हैं, यदि तो फिर वो एक्सरसाइजेस करनी होती है स्पेशल. अदरवाइज रूटीन पेशेंट को कोई स्पेशल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट फ्रीक्वेंट रेस्ट. Correct. Anuj sir, what is the care patients should take उनकी आईज को और एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कंट्रोल में रखने के लिए या बेटर होने के लिए? केयर पेशेंट मींस टू थिंग्स के पहले तो उनको पता, जो मैंने पहले ही बोला कि उनको पता होना चाहिए कि आंखों का ऐसा एंटीरियर रेडनेस वाला इन्वॉल्वमेंट स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस में होता है. तो वो क्या है कि वो कन्वे कर सकते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को, और खुद भी अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस या अननेसेसरी उससे बचें. सेकंड थिंग, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डॉक्टर से मिलकर एक प्रॉपर क्वालिफाइड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से वो कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट उसका ले. उतना ही ऐसा कोई चीज नहीं है कि हम प्रिवेंट कर सके कि मेरे को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, मैं पहले से ऐसा कुछ करने लग जाऊं कि मेरे को कभी भी आंख का इन्वॉल्वमेंट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ना हो. तो ऐसा नहीं है. और लकीली जो भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इन्वॉल्वमेंट होता है वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग नहीं होता. 99% में विदाउट एनी क्रॉनिक डैमेज या कोई नुकसान पहुंचाए बिना मरीज को आंखों में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है. 1% में ऐसा होता है, 5% में कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होते हैं, और 1% में ऐसा हो सकता है कि विजन को परमानेंट कोई डैमेज आई के इन्वॉल्वमेंट से हो जाए. नथिंग टू पैनिक फॉर इट, बट स्टिल बाकी ऐसे नॉर्मल जो मैडम ने बताया वो सब चीजें नॉर्मली सबके लिए ही है, तो दैट कैन बी कंटिन्यूड, जिससे कि आप अपनी आईज को बेटर रख सके और विदाउट डिस्कम्फर्ट अपने विजन को बेटर रख सके. राइट मैम, व्हाट वुड यू सजेस्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट केयर सब पेशेंट्स को लेनी चाहिए उनके आईज के लिए रूटीन में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि आप अपने सिम्टम ध्यान रखिए. जैसे हमने बोला कि यूवीआइटिस होने का मेन चांस है, तो यूवीआइटिस मेनली यदि आपको बेसिक 4 सिम्टम से पता चल जाएगी. पेनफुल, आपका पेनफुल रेड आई है आपको, साथ में आपको थोड़ा हो सकता है कि ब्लरिंग ऑफ विजन भी आ रहा है, धुंधला नजर है आपकी, और धूप में जाते हैं तो तकलीफ आ रही है.
है ना, नजर, इनमें से कोई भी एक साइन भी है तो मेरा सजेशन है कि अर्लीस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कर लीजिए। यही एक बेसिक थिंग है कि आप बस उसको फॉलो कर लीजिए। जब अक्यूट एपिसोड आएगा डेफिनेटली वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत लंबे नहीं होते इसके, आप ट्रीटमेंट पे रहिए, ठीक हो जाएगा। फिर यदि कभी आता है फ्यूचर में तो देन अगेन आपको यही सिम्टम्स ध्यान रखने हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पर्टिकुलरली। और इसके अलावा मेरे ख्याल से यदि मेन यही होता है, बाकी कुछ पेशेंट में ड्राइनेस है वो सीवियर स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी वाले पेशेंट्स में हो सकती है, तो वो आपको और भी यदि कुछ बहुत सीवियर इरिटेशन है या कुछ भी चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी आईज के हिसाब से आपकी हैम्पर कर रही है, तो आई वुड से कि जस्ट बेटर टू गेट इट चेक्ड। आप इतना ही कर सकते हैं क्योंकि बाकी कुछ आपके हाथ में है नहीं। दिस इज अ इम्यून मीडिएटेड इंटरनल प्रोसेस है, हमारे पास बाहर से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हम इसे प्रिवेंट कर सकें। We do not have anything actually. Right. Anuj sir, thank you so much. Anupama ma'am, thank you so much. Thank you. Participants के लिए हम लोग चैट में एक सर्वे लिंक पोस्ट कर रही हूँ, तो वो प्लीज आप फिल कीजिए, फीडबैक सर्वे है। And participants, to all the participants, thank you for joining. We will share जब भी नेक्स्ट सेशन होगा तो हम लोग हमारे अंतर्ध्वनि के व्हाट्सएप ग्रुप पे रखेंगे, तो प्लीज हमारे साथ नेक्स्ट टाइम आप जुड़िए डेफिनेटली। एंड फीडबैक वाला व्हाट्सएप पे भी भेज रही हूँ, तो आप प्लीज फिल कीजिए उसको। अनुज सर, अनुपमा मैम, थैंक यू वंस अगेन। Thank you. Thank you for organizing this. Thank you. Thank you.